एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई तो क्या ये कभी खत्म हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, या जीवन भर दवाइयों का सहारा रहता है? ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर है वो परमानेंट ही है। ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। तो वो हम एक रेंज कब समझे कि हमारा बीपी इतना आ रहा है चेक करने पर, तब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं, या बीपी इससे ज़्यादा जा रहा है तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? अगर ब्लड प्रेशर आपका 130/80 है, 140/90 है, इनिशियली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर फर्स्ट रीडिंग में भी अगर बहुत हाई है, 160/100 है, तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। हम बीपी कितने दिन तक रेगुलर नाप करके समझें कि इतने दिन तक हमारा ब्लड प्रेशर इस रेंज में है तो हम बीपी के मरीज नहीं हैं, और इतने दिन से इसी रेंज में चल रहा है तो अब हम बीपी के मरीज बन चुके हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के ऊपर जा रहा है, 140/90 रहता है, और 150/90 तो ब्लड प्रेशर को मापने का सही तरीका कैसे होना चाहिए? अगर कहीं से बाहर से आ रहे हो, एक्सरसाइज करके आ रहे हो, या टी कॉफ़ी लिया है, तो आधे घंटे के बाद लेना है। फिर आपको हमेशा सिटिंग पोजीशन में लेना है। हाथ जो है हमेशा आपके चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। जब भी हम बीपी का मेज़र करते हैं तो आर्म को रेस्ट करना है, ऐसे हवा में नहीं रखना है। बीपी की जो दवा है उसको लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? एनर्जी ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल इंटेक्स वगैरह है वो ना लें। चाय कॉफ़ी लेने के बाद जो है मेडिकेशंस ना लें। जो रॉ सॉल्ट है जो हम फ्रूट्स पे, सैलड्स पे स्प्रिंकल करते हैं, उसको अवॉइड करना है। कंट्रोल में नहीं रखा हमने उसे लंबे समय तक, दवाइयाँ नहीं ली टाइम पर, तो उसकी वजह से हमारे जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स है वो कैसे डैमेज होते हैं? अगर सडनली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 200/120 हो गया तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क बढ़ता है। तो लंग्स में कंजेशन आ जाता है, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर के कंडीशन में पहुंच जाते हैं, सांस नहीं आ रही होती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, या हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो कब इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है? हेडेक हो रहा है, उसके साथ वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आने लग गया, देखने में दिक्कत आ गई आपको, या आपको सांस फूलने लगी, ब्रेथलेस हो गए, ऑक्सीजन कम हो गया, ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है कि अब बीपी कंट्रोल में है, दवाई बंद कर देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक है। ये जो आपके ब्लड प्रेशर 120/130 रह रहा था, आपने मेडिकेशंस 1 वीक के लिए बंद कर दिया। इनिशियली तो आपके कुछ दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएंगे, सडनली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा शूट अप हो सकता है कि आपका 200 तक बीपी जाए, 200/100 हो जाए, 200/120 हो जाए। उससे आपके जो है ना ब्रेन हेमरेज का रिस्क, या आपके सडनली लंग्स में कंजेशन होने का, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ता है, हार्ट अटैक का रिस्क बनता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इंडिया में इस वक्त 30 से 33% अडल्ट ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं। स्टडीज की माने तो हर 2 में से 1 इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और इंडिया में होने वाले 60% हार्ट रिलेटेड जो डेथ हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर कितनी घातक बीमारी है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, और इससे जुड़े बहुत से ऐसे सवाल जो आप जानना चाहते हैं, उन सभी के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम आज के इस पॉडकास्ट में। तो इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम डॉक्टर के जरिए इस पॉडकास्ट में ब्लड प्रेशर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। इसे आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि बीपी के बारे में जानकारी हमारे लिए जानना समझना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे में हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानती आरबी सिंह, जो कि डायरेक्टर और हेड हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वोदय हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ब्लड प्रेशर के बारे में सही और इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सके और लोगों को अवेयर कर सकें। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, हमारे पास ना जो ऑडियंस है हमारी, मोस्टली जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं ब्लड प्रेशर पर। सबसे कॉमन सवाल और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही रहता है कि क्या एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई तो क्या ये कभी खत्म हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, या जीवन भर दवाइयों का सहारा रहता है? ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर है वो परमानेंट ही है। ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अगर न्यू ऑनसेट है हाइपरटेंशन, यंग एज में स्टार्ट हुई है, और अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन हाई सर जा रहा है, 140/90 जा रहा है,
अगर आप अपना रूटीन ठीक करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करके अपना वेट लॉस करते हो, डाइट में सॉल्ट इनटेक कम कर लेते हो, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करते हो, नींद अच्छी करते हो, तो बहुत बार देखा जाता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाता है। इनिशियली किसी का भी अगर ब्लड प्रेशर अगर बॉर्डर लाइन हाई है तो हम उन्हें मेडिकेशंस के लिए एडवाइस नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम। पहले उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड प्रेशर जो है होम मॉनिटरिंग करो, मॉर्निंग इवनिंग करो, और फिर हम एटलीस्ट 3 मंथ्स देखें। अगर आपका बॉर्डर लाइन है धीरे नॉर्मल साइड में आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई रहता है, जैसे 160/100 है, तो फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत है पड़ेगी जी। तो वो हम एक रेंज कब समझे कि हमारा बीपी इतना आ रहा है चेक करने पर, तब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं, या बीपी इससे ज्यादा जा रहा है तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? अगर ब्लड प्रेशर आपका 130/80 है, 140/90 है, इनिशियली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर फर्स्ट रीडिंग में भी अगर बहुत हाई है, 160/100 है, तो आपको मेडिकेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं होते। रूटीन चेकअप में ब्लड प्रेशर चेक करा और ब्लड प्रेशर 160/100 है या 180/100 है, तो उन्हें मेडिकेशन की जरूरत है कि लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके डैमेज होने का डर होता है, तो उन्हें देना है। पर जिनके बॉर्डर लाइन है इनिशियली इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एडवाइस करना है। अगर उनका ब्लड प्रेशर 130/80 है उसकी नीचे आ जाता है तो वो अपना सेम लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर, उनको मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती है। कई बार हमारी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं या हम गुस्सा करने लगते हैं। उस दौरान अगर किसी का कभी बीपी बढ़ गया तो क्या ये नॉर्मल है, या अगर पहली बार भी चेक करा रहे हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम तभी कंसिडर कर लेंगे फर्स्ट टाइम में कि हाँ ये बीपी के मरीज बन चुके हैं? नहीं, बेसिकली क्या है कि फर्स्ट रीडिंग जैसे मैंने बताया कि 140/90 तक है मैक्सिमम, तो हम पहले हो सकता है कि कितने बार जब हॉस्पिटल आते हैं लोग हॉस्पिटल में रीडिंग लेते हैं थोड़े स्ट्रेस में आते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है, तो उन्हें एडवाइस किया था कि आप होम मॉनिटरिंग करो, एटलीस्ट 7 डेज 10 डेज तक आप मॉर्निंग इवनिंग देखिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-140 के रेंज में आ रहा है तो जैसे बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, अगर फर्स्ट रीडिंग बहुत हाई है 160/100 है तो उनको मेडिकेशन लेनी है। हाँ, कुछ लोगों को जैसे एंग्जाइटी की बात होती है कि सडनली उनको स्ट्रेस हुआ किसी बात से और उनका हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे हम उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं तो उनका जैसे उनका गुस्सा शांत हुआ, स्ट्रेस लेवल कम हुआ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल मतलब कि 110/80 या 120/80 आता है, तो उन्हें फिर मेडिकेशन के लिए एडवाइस नहीं की जाती। उन्हें फिर अपना जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं कि जो भी स्ट्रेस फैक्टर है उसको अवॉइड करें, या कुछ मेडिटेशन से एक्सरसाइज रेगुलर करें, या जिन भी बातों से स्ट्रेस होता है उनको आप पहले से ही आप वर्क, कभी कभी आपका वर्क प्रेशर वगैरह होता है तो वर्क प्रेशर को स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए, तो उन्हें मेडिकेशन की एडवाइस नहीं होती। आपने जैसे कहा कि अगर फर्स्ट टाइम रीडिंग में किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई आ रहा है तो दवाइयों के लिए बोला जाता है। हाँ, उन्हें जरूरी। अगर नॉर्मल एक रेंज है कि हाँ इतना आ रहा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए कहा जाता है। हम बीपी कितने दिन तक रेगुलर नाप करके समझें कि इतने दिन तक हमारा ब्लड प्रेशर इस रेंज में है तो हम बीपी के मरीज नहीं हैं, और इतने दिन से इसी रेंज में चल रहा है तो अब हम बीपी के मरीज बन चुके हैं? जी, पहले हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में 2 रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक। जो अपर लेवल है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली वो 100 से लेकर के 130 नॉर्मल मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो नॉर्मल है, और नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 60 to 80 नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में रह रहा है ये नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के ऊपर जा रहा है, 140/90 रहता है, और 150/90 तो आपको मेडिकेशन की जरूरत ही जरूरत है। आपने रीडिंग की 2 वीक्स तक आपने लिया, मॉर्निंग इवनिंग लिया, आप सुबह उठते हो, या तो आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मॉर्निंग में 7 o'clock आपने बीपी चेक किया, इवनिंग में 7 PM आपने चेक किया, और ये लगातार आप 2 वीक्स आपको चेक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह रहा है तो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। पर आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड रह रहा है, आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर ली, उसके बावजूद भी अगर 150/90 है तो फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत है। कि जितना आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा उतने आपके जो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हम ब्रेन है,
ब्रेन हो गया, आंखें हो गई, हार्ट हो गई, किडनी है, वो डैमेज होने से बच जाएगा। जाएंगे। अगर वो डैमेज हो गई, वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, तो उसे हमें कंट्रोल करना जरूरी है। जरूरी है। आपने कहा 2 हफ्ते तक हमें जो ये रीडिंग एटलीस्ट फॉर लेनी 2 है। वीक्स। हाँ, तो रीडिंग लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि हॉस्पिटल में रीडिंग अलग तरीके से ली जाती जी। है, क्योंकि हमारे पास वहां पे रहते हैं कि हाँ वो लोग रीडिंग लेंगे, बट वही चीज अगर हम घर पे करते हैं तो हो सकता है कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी कर दे। तो ब्लड प्रेशर को मापने का सही तरीका कैसे होना चाहिए, सो दैट हमें पता चले कि बीपी नॉर्मल है या इससे ज्यादा है? ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो होम मॉनिटरिंग करते हैं वो डिजिटल मॉनिटर होते हैं। आपने बटन प्रेस किया, बैटरी ऑपरेटेड होता है और उसमें आपके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों आ जाते हैं। तो जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो, अगर कहीं से बाहर से आ रहे हो, एक्सरसाइज करके आ रहे हो या टी कॉफी लिया है, तो आधे घंटे के बाद लेना है। फिर आपको हमेशा सिटिंग पोजीशन में लेना है। आपका टेबल होना चाहिए, चेयर पे आप बैठो, बैक आपका सपोर्ट होना चाहिए, लेग आपका कंप्लीटली फ्लोर पे होना चाहिए, हाथ जो है हमेशा आपके चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। जब भी हम बीपी कफ मेजर करते हैं तो आर्म को रेस्ट करना है, ऐसे हवा में नहीं रखना है। अच्छा। टेबल पे उसको रेस्ट करना है। बीपी कफ आपने लगाया, ब्लड प्रेशर कफ जो है आपका, ये जो एल्बो जॉइंट है, इससे कम से कम जो लोअर मार्जिन है आपके क्लॉथ का, वो 2 फिंगर अबव होना चाहिए। ठीक है। ट्यूब जो है आपकी सेंटर में आनी चाहिए, मुट्ठी कभी नहीं बंधी होनी चाहिए, मुट्ठी हमेशा खुला होना चाहिए। और जब इनिशियली जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, आपको दोनों आर्म्स में चेक करना चाहिए। और जो हायर रीडिंग है हम उसको लेते हैं। अच्छा, दोनों अगर आर्म्स में डिफरेंस आ रहा है तो। और आपने ब्लड प्रेशर फर्स्ट रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग को हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद 1 मिनट के बाद हम सेकंड रीडिंग लेते हैं। फिर सेकंड रीडिंग को हम मॉनिटर करते हैं, उसको चेक करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को डाउट होता है कि मेरा ही ब्लड प्रेशर हाई दिखा रहा है। हाँ। तो अगर ऐसा डाउट है कि हमारी मशीन ठीक नहीं है, तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी चेक करना है। अगर सभी का वेरिएबल रेंज है, किसी का नॉर्मल दिखा रहा है, किसी का हाई दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर है आपका मशीन वो खराब नहीं है, वो सही दिखा रही है। ठीक है। तो ऐसे में 2 हफ्ते तक 2 टाइम तक 2 टाइम लेना है, मॉर्निंग इवनिंग लेना है। सेम टाइम पर ही प्रेफरेबल होता है? प्रेफर सेम टाइम नहीं, वेरी कर सकते हो, पर जैसे आप सो के उठते हो तो उसके कम से कम हाफ एन आवर के बाद लेना है। ठीक है। इवनिंग में टी टाइम वगैरह है तो उसके हाफ एन आवर के बाद लेना। कोशिश करना चाहिए कि कहीं से भी एक्सर्ट करके अगर आ रहे हो, एक्सरसाइज करके आ रहे हो या भागते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो, और ये खाना खाया है आपने, तो उसके कम से कम हाफ एन आवर रुक के लेना है। और आपने जैसे कहा कि चाय कॉफी, तो ये भी क्या उस टाइम पे ना लें, चाय कॉफी पीने के तुरंत? चाय कॉफी से यूजुअली उसमें कैफीन होता है, तो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। तो इसलिए चाय कॉफी के आधे घंटे फॉल्स रीडिंग आएगी। आपने उसके बाद ले लिया, कहीं से वॉक करके आए, आपने ब्लड प्रेशर ले लिया, ब्लड प्रेशर आपका हाई आया, तो आपको अननेसेसरी टेंशन होगी, है ना। तो थोड़ा रिलैक्स होना है, उसके बाद लेना है आपको ब्लड प्रेशर। ठीक है। बीपी जैसे 2 हफ्ते तक 2 समय तक चेक कर लिया हम लोगों ने, तो अगर किसी का कांस्टेंट जो है वो बढ़ा हुआ ही आ रहा है, तो कब उसे दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है या कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर परसिस्टेंटली हाई है ब्लड प्रेशर का, भी क्या है कि जो यंग लोग हैं, यंग लोगों में ज्यादातर जो नीचे का ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो हाई रहता है। जैसे उनका ऊपर का ठीक होगा, 130/90 आएगा या 130/100 है, तो उन्हें भी मेडिकेशन की जरूरत है। एल्डरली में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, नीचे का ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज में रहता है या डाउन भी जाने लगता है। तो एल्डरली में देखा जाता है कि उनका बीपी जो है वो 150, 160, 170 जाने लगता है। तो दोनों ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है। यंग में अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका हाई जा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर परसिस्टेंटली हाई है, 90 है, 100 है, तो उन्हें मेडिकेशन की जरूरत है। और अगर एल्डरली में अगर आपका बीपी 150 एंड अबव जा रहा है, तो उसे भी कंट्रोल करना जरूरी है। हमारे पास कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट है जो हमारी जो ऑडियंस है वो कई बार पूछती है, हम चाहेंगे आपके जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करें हम। सबसे पहला है कि अगर एक दिन भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल जाए तो क्या इससे खतरा पैदा हो सकता है? नॉर्मली अगर आप बहुत लंबे टाइम से मेडिकेशंस ले रहे हो तो 2-3 दिन स्किप होने पे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है, रेंज में रहता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली ले रहे हो तो एक ब्लड में एक लेवल बन जाता है, तो इतना इफेक्ट नहीं करता। पर कोशिश करना चाहिए कि अगर आपने भूल गया मेडिकेशंस, मॉर्निंग में भूल गए, तो जब भी आपको याद आता है तो आपको मेडिकेशंस ले लेना है। जिनको ट्वाइस चल रहा है तो उनमें डबल नहीं करना है डोज।
क्योंकि अच्छा, उससे क्या है कि आपका सडनली ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा फॉल कर फॉल जाएगा। जाएगा। तो जो वाइड फ्लक्चुएशन है ब्लड प्रेशर में, उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 110/60 है, सडनली वो शूट अप हो गया 140/90 है, तो ये जो वाइड फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए। तो उसे अवॉइड करना है और कोशिश करनी चाहिए कि हमें मेडिकेशंस जो है स्किप ना करें करना और एक टाइम फिक्स रखें, इस टाइम चाहे पे मॉर्निंग या इवनिंग हम्म, है ना। उसका ऐसा नहीं है कि 9 हो गया तो 9:30 तक आप ले लेना। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि मेडिकेशंस 9 o'clock बोला हुआ है, वो 12 बजे ले रहे हैं, है ना। तो उससे आपकी जो अगर ट्वाइस अ डे हम मेडिकेशंस दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और इफेक्ट खत्म होगा, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा। तो जो फ्लक्चुएशन है, कभी आपका नॉर्मल रह रहा है, कभी आपका हाई रह रहा है, तो जो बॉडी के जो आपके एवरी ऑर्गन्स हैं उसके बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें अगर इतना फ्लक्चुएशंस है ब्लड प्रेशर की वजह से तो उनके डैमेज होने का डर रहता है। और खास करके विंटर्स में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है। जैसे आपके विंटर स्टार्ट होते हैं नवंबर दिसंबर में, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो सडन सर्ज है ना ब्लड प्रेशर में, सडनली आपका बीपी जो है 160 180/100 हो गया, तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क बढ़ता है। अच्छा, तो हमें वाइड फ्लक्चुएशन से हमेशा बचना चाहिए। जी। तो ये दवाइयाँ अगर किसी ने स्किप कर दी हैं बीच में जब भी उनको याद आता है तो ले लें। तो उन्हें ले लेना है और स्किप नहीं करना है, एक टाइम फिक्स रखें। आजकल सभी के पास मोबाइल होता है, अपना टाइमर लगा लें तो उससे स्किप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, जो एल्डरली हैं जिन्हें भूलने की डर रहता है, तो उनमें कोई ना कोई उनका जो फैमिली मेंबर है उन्हें मेडिकेशन का ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस टाइम पे मेडिकेशन देना है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। बीपी की जो दवा है उसको जी। लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? कुछ ऐसी चीजें हैं खाने में जो उन्हें उस टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए कि ये खा पी करके आप दवाई ना खाइए या ये काम करके आप दवाई ना खाइए, इससे इफेक्ट उसका कम हो सकता है। ऐसे नॉर्मली बहुत ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है। बाकी मेडिकेशंस के साथ अल्कोहल इंटेक वगैरह के लिए मना करते हैं। उस टाइम इस तरह की जो है एनर्जी ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल इंटेक्स वगैरह है वो ना लें। चाय कॉफ़ी लेने के बाद जो है मेडिकेशंस ना लें। कुछ न कुछ लाइट मील लेने के बाद ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाएं। बहुत बार जो मॉर्निंग में जो मेडिसिन स्किप होने का जो रीज़न होता है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं बना, तो उन्हें हमने एडवाइस किया कि आफ्टर ब्रेकफास्ट लो। तो कभी कभी क्या होता है कि वो 11 o'clock या 12 o'clock के करीब जो है मील ले रहे होते हैं, तो लाइट स्नैक्स वगैरह लेकर भी मॉर्निंग में अपने ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस ले रहे हैं। दूसरा है कि जो सॉल्ट की जो हम बात करते हैं हमेशा, तो डायबिटीज़ वालों का एडवाइस है कि सॉल्ट स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमको अब ब्लड प्रेशर हो गया तो अब सॉल्ट इंटेक बंद कर दो डाइट में। नॉर्मल सॉल्ट खाना है क्योंकि सोडियम भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम लो हो जाएगा तो उसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाएगी, बेहोशी की हालत बन सकती है, थकान कमजोरी होगी, तो इसलिए सोडियम भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल इंटेक रखना है, बंद नहीं करना है। हमें बेसिकली सॉल्ट जो है ना, जो रॉ सॉल्ट है जो हम फ्रूट्स पे सैलड्स पे स्प्रिंकल करते हैं, उसको अवॉइड करना है। ठीक है। अगर जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई कोई जो है लंबे समय तक खा रहा है, उनकी जो बीमारी है कंट्रोल में है, अक्सर लोग क्या कर देते हैं, दवाई बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब बीपी कंट्रोल में है, दवाई बंद कर देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर आप मेडिकेशंस बंद करते हो तो रिबाउंड हाइपरटेंशन सुना होगा कि जो आपके ब्लड प्रेशर 120 130 रह रहा था, आपने मेडिकेशंस 1 वीक के लिए बंद कर दिया। इनिशियली तो आपके कुछ दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएंगे, सडनली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा शूटअप हो सकता है। हो सकता है कि आपका 200 तक बीपी जाए, 200/100 हो जाए, 200/120 हो जाए। ये जो रिबाउंड हाइपरटेंशन है वो बहुत डेंजरस है। उससे आपके जो है ना ब्रेन हेमरेज का रिस्क या आपके सडनली लंग्स में कंजेशन होने का, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ता है, हार्ट अटैक का रिस्क बनता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपको जान का खतरा बन सकता है। तो इसलिए हमें स्किप नहीं करना है। अगर 1-2 डोज स्किप हो गया तो कोई बात नहीं, जब आपको याद आता है तो ले लेना है। पर अगर आपने मॉनिटर कर रहे हो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल आपके मेडिकेशन की वजह से आ रहा है, आपने बंद कर दिया फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है सडनली शूटअप करेगा, वो डेंजरस है बहुत। ये लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत की बात हो जाती है कि बीपी की दवाई जब तक खा रहे हैं तब तक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जैसे छोड़ी बीपी फिर से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या कि हमें फिर जीवन भर दवाइयां ही खानी पड़ेंगी? देखिए, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे हम डायबिटीज की बात करते हैं या हाइपरटेंशन है या अस्थमा है या थायराइड है, तो ये मेडिकेशन की वजह से क्योर
नहीं होता, अच्छा, कंट्रोल होता कंट्रोल है। हो सकता है। जब तक आप मेडिकेशंस लोगे तो आपकी जो चीज़ें कंट्रोल रहेंगी, और कंट्रोल रहने की वजह से जो बॉडी पे उसके बढ़े रहने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हो सकते थे, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, उससे आप बचे रहोगे। बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन से बचे बचे रहोगे। रहोगे। तो अगर आप बंद करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो है सडनली राइज हो सकता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मेडिकेशंस हम दे रहे, उनका ब्लड प्रेशर डाउन आने लगता है, तो सडनली वो बंद कर देते हैं। हाँ, तो उन्हें डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन आ रहा है तो उनकी मेडिकेशंस की डोज जो है वो कम हो जाती है, कम हो जाएगी। पर बंद नहीं करनी होती। धीरे धीरे ग्रेजुअली डॉक्टर्स उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करता टेपर है। ऑफ कर देते हैं, बंद नहीं करनी होती। बीपी की दवाई क्या हैबिट फॉर्मिंग होती है कि एक बार अगर खाना शुरू कर दे तो आदत लग जाएगी खाने की? ये बहुत बड़ी मिथ है। हाँ। बहुत सारे लोगों को जब भी क्रॉनिक इलनेस की बात आती है, उन्हें ये लगता है कि मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स होंगे। हाँ, खास करके खास ब्लड करके प्रेशर की उन्हें ये दवाई लगता है, और वो आजकल गूगल की वजह से वो बहुत सारा सर्च भी करते हैं और मेडिकेशंस के जितने साइड इफेक्ट्स वो पढ़ते हैं। पर जो बीमारी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो नहीं अगर पढ़ते आपका हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर आपका बीपी 150/90 रह रहा है और आपके मेन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन आपकी हो गई, आंखें हो गई, हार्ट हो गई, किडनी हो गई, अगर इसमें डैमेज हो जाता है तो इरिवर्सिबल डैमेज है। बाद में अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी करोगे तो आपका ये जो डैमेज हो गया परमानेंट, वो रिवर्स नहीं होगा। तो अगर एक मेडिकेशन खा के अगर आप इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बेटर रहती है, तो हमें मेडिकेशंस बंद नहीं करनी चाहिए। तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई के, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली जो मेडिकेशंस हैं हर एज ग्रुप की और मेल फीमेल हर इसके हिसाब से सबके मेडिकेशन सेम नहीं होते कभी भी। दूसरा है कि जब भी हम मेडिकेशंस चला रहे होते हैं तो रूटीन फॉलोअप के लिए भी एडवाइस होता है। उसका रीज़न है कि बीच में हम कुछ ब्लड टेस्ट भी रूटीनली कराते हैं, ये देखने के लिए कि इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। अगर कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो हम फिर मेडिकेशंस जो है चेंज कर देते हैं या मेडिकेशन की डोज जो है कम कर देते हैं, पर अपने आप जो है मेडिकेशन बंद नहीं करनी चाहिए। ये भी बोला जाता है डॉक्टर कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है उसकी वजह से कई बार खून जो है पतला होने लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है खून गाढ़ा करता है आपके शरीर में। तो बीपी की दवाई की खाने की वजह से कई बार खून इतना पतला हो जाता है कि वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो खून गाढ़ा खून पतला वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको बताइए। देखो, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से तो खून गाढ़ा और पतला होता नहीं। ठीक है, खून गाढ़ा और पतला होने की जैसे डायबिटीज है आपका, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, शुगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपकी ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। अगर आप स्मोक करते हो या लंग्स के इश्यूज हैं तो उसकी वजह से भी आपकी जो ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होती। या कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर के साथ अगर हार्ट डिजीजेज हैं, उनको हम ब्लड थिनर दे रहे हैं, एस्प्रिन दे रहे हैं, या कुछ ब्लड थिनर्स हैं, एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन हैं, या कुछ लोगों की हार्ट डिजीज होती है, वाल्व की डिजीज है, तो उन्हें भी एंटीकोगुलेंट्स चल रहा होता है। तो वो बेसिकली खून गाढ़ा और पतला नहीं होता। बेसिकली ये जो ब्लड थिनर्स जो हम दे रहे होते हैं, उससे जो प्लेटलेट फंक्शंस हैं, जो प्लेटलेट आपस में चिपक के या ब्लड सेल्स आपस में एक्यूमुलेट होकर के जो क्लॉट बनाते थे, क्लॉट बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ब्लड आपका वैसे ही रहता है, हाँ, जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। लेमैन टर्म में हम जितने भी एंटीप्लेटलेट्स हैं या एंटीकोगुलेंट्स हैं, हम उनको बोलते हैं ये खून पतला करने की दवा है, और ये खून को पतला नहीं करती। ब्लड आपकी वैसी रहती है, पर ये आपके जो क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी थी बॉडी में, जो उसको कम कर देता है। हाँ, ब्लड विस्कोसिटी आपकी जैसे विंटर्स में थोड़ी ब्लड विस्कोसिटी बढ़ती है, डायबिटीज वालों में बढ़ती है। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है और आरबीसी के साथ मिक्स करके आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। जिनको लंग्स इश्यूज हैं उनमें भी ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ने से विंटर्स में खास करके आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ते हैं। पर ब्लड प्रेशर की वजह से ना खून पतला होता है ना गाढ़ा होता है।
ब्लड प्रेशर आपने बोला कि कई हम्म। बार जो है ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस कर देता है जो हम बदल नहीं सकते या जी। खत्म नहीं कर सकते, हमारी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज जी। करता है। तो एक बार हमारी ऑडियंस को जरा ये भी बता दीजिए कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया, कंट्रोल में नहीं रखा हमने उसे लंबे समय तक, दवाइयां नहीं ली टाइम पर, तो उसकी वजह से हमारे जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स है वो कैसे डैमेज होते हैं और कौन कौन से बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी। तो पहले तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, उनमें हम चाहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 है, उससे कम रहे। और जो एडवांस एज के लोग हैं, 75 ईयर्स एंड अबव हैं, उनमें हम चाहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर 150/90 या उसके नीचे रहे। ठीक है। तो जितने ब्लड प्रेशर आपके नॉर्मल रेंज में रहेंगे उतना अच्छा है। कि जो ब्लड प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स में है, उसी प्रेशर से आपकी पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होगी। अगर ब्रेन की ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रह रहा है, तो ब्रेन में क्या होता है कि जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होते हैं, उनके रप्चर होने के डर रहते हैं। अगर सडनली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 200/120 हो गया, तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क बढ़ता है। और खास करके विंटर्स में, पहली बार में अगर फर्स्ट टाइम भी आपका अगर होता है तो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपने कभी मॉनिटर नहीं किया ब्लड प्रेशर। हाँ, हो सकता है बढ़ा ही रहता होगा, है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है पर आपका ब्लड प्रेशर हाई है। आपने कभी रूटीन चेकअप कराया तो आपको पता चला कि आपका बीपी 160/100 है। तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा यंग पॉपुलेशन में भी, इसका मतलब था कि उनका ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन हायर साइड था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और लगातार जो ब्लड प्रेशर हाई रहा, उसकी वजह से जो आपके जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, एन्यूरिज्म बन जाता है जिसको हम बोलते हैं। एन्यूरिज्म बनने का मतलब क्या है कि डायलेट हुआ तो उसकी दीवार और पतली हो गई। किसी दिन सडनली जो ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ, तो जब दीवार पतली हो गई तो प्रेशर हाई होने की वजह से वो रप्चर हो गया। तो विंटर्स में खास करके ब्रेन हेमरेज के रिस्क बहुत देखे हैं। सडनली विजन चला गया आपका, जो आपकी रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर की वजह से एन्यूरिज्म हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ब्लीडिंग हुई, पूरा आपका ब्लड से भर गया आपका रेटिना, आपका विजन लॉस हो गया, एक्यूट विजन लॉस हो गया। या बहुत सारे लोग हैं कि सडनली ब्लड प्रेशर कुछ आते हैं हमारे पास एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। एक्सेलरेटेड मतलब कि आपका बीपी जो है 180/120 के ना अबव चला गया, तो लंग्स में कंजेशन आ जाता है, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर के कंडीशन में पहुंच जाते हैं, सांस नहीं आ रही होती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, या हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, किडनी डैमेज होने का रिस्क हो जाता है, कि आपकी किडनी अब यूरिन आना बंद आ गया है, यूरिन बंद ही हो गया है, हाँ, या बहुत कम आ रहा है, कि नॉर्मली आपका यूरिन जो है कम से कम डेली अबव 1 लीटर तो होना चाहिए, अब आपका यूरिन जो है 300-500 ml आना शुरू हो गया। तो ये एक्यूट इमरजेंसीज है। अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखा, लगातार वो हाई है, और जब आप इमरजेंसी कंडीशन में पहुंचते हो, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक या सडन विजन लॉस या एक्यूट किडनी इंजरी के साथ, और फिर जब हम मॉनिटरिंग करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है इनका हाई रह रहे हैं, 160 एंड अबव रह रहे हैं, और फिर जो भी इस तरह के हमारे पास आते हैं तो उनके हम सारे टेस्ट करते हैं। अगर हेडेक, वो नोजिया वॉमिटिंग के साथ हैं, तो एक सीटी जरूरी होती है टू रूल आउट ब्रेन हेमरेज। आई के लिए हम फंडस एग्जामिनेशन करवाते हैं कि रेटिना के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर की वजह से कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। हार्ट के टेस्ट कराते हैं, हार्ट के बहुत बेसिक जो टेस्ट होते हैं, ईसीजी, इको है, उससे आपका पता चलता है कि ब्लड प्रेशर के चेंजेस तो नहीं है, हार्ट के मसल्स थिक तो नहीं हो गए, हार्ट की जो कैविटी है वो छोटी तो नहीं हो गई, या हार्ट जो है आपका ब्लड प्रेशर की वजह से डायलेट तो नहीं होगा, हार्ट की पावर तो कम नहीं हो गई। कुछ किडनी के ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिया क्रेटिनिन सुना होगा, कि वो कहीं हाई तो नहीं होना शुरू हो गया है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम किडनी के लिए, कि किडनी में ब्लड प्रेशर की वजह से कोई मेडिकल रिनल डिजीज की बात करते हैं कि वो किडनी डैमेज तो नहीं हो रही आपकी। तो ये जो बेसिक रूटीन टेस्ट है ये बहुत जरूरी है। जैसे न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन भी अगर कोई हमारे पास आता है फर्स्ट टाइम कि हमारा बीपी हाई रह रहा है, तो उन्हें भी हम इनिशियली जो है सारे रूटीन टेस्ट कराते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, फिर मेडिकेशन भी फिर उसी हिसाब से दी जाती है उन लोगों को। ठीक है। ऐसे में ना डॉक्टर, बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि उनको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, ना उनको चक्कर आ रहे हैं, ना उनको विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ नॉर्मल चीजें वो कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वो जब चेक कराते तो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो ये कब डेंजरस हो सकता है?
डेंजरस, अगर ब्लड प्रेशर आपका हमेशा 150/19 अबव रह रहा, आपने सब चीज़ें चेंज कर ली, डाइट इम्प्रूव कर लिया, डाइट में सॉल्ट इंटेक कम कर ली, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक्स इम्प्रूव कर ली, हेल्दी डाइट खाना शुरू कर दिया, रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, नींद अच्छी आ रही है आपकी, स्मोकिंग बंद कर दी, अल्कोहल इंटेक कम कर दिया, इन सब के बावजूद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा तो मेडिकेशन जरूरी है। जितना आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहेगा, उतना सही नॉर्मल रहेगा। रेंज हम बेसिकली मानते हैं कि 113-80 उसके नीचे रहे। ठीक है। जितना नॉर्मल रेंज में रहेगा उतने आप कॉम्प्लिकेशन से बचे रहोगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कई बार कि इन्होंने सब चीजें चेंज भी कर ली, लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चेक कर रहे हैं तो बीपी हाई आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है फिर? तो बेसिकली क्या है कि 90% लोगों में कोई रीजन नहीं होती हाई ब्लड प्रेशर की। अच्छा। उनको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। ओके। 90% लोग हैं। 10 to 20% लोग हैं जिनमें हमें कोई रीजन मिलते हैं। ठीक है। जैसे किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह या से, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई किडनी की इश्यूज हैं, अच्छा, है ना। तो अगर कोई ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग फीमेल्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह पे हैं, या कुछ लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सुना होगा, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, हाँ। तो इन लोगों में हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की रीजन है। अगर रीजन को हम करेक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर कुछ लोगों में हमने सब कुछ कर लिया, वेट लॉस भी कर लिया, डाइट भी इम्प्रूव कर ली, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन में आते हैं। फिर आपको मेडिकेशन लेने हैं। कुछ हेरिडिटरी भी होती है, अगर आपको पेरेंट्स को है, ब्रदर सिस्टर को है, तो आपको भी होगा, तो आपको भी होने के चांसेस हैं। या आप जैसे हमने बात की कि डायबिटीज अगर थायराइड के साथ है तो भी चांसेस। कुछ हार्ट डिजीजेस वगैरह भी हैं जिनमें हाइपरटेंशन होती है। आपके ब्लड वेसल्स में कहीं पे ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा वगैरह है, या किडनी की आर्टरी में स्टेनोसिस है, इनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर मिल सकता है। उनको भी अगर हम करेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ा ब्लड प्रेशर जो है आपका नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो कब इतना ज्यादा बढ़ जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं, अब तो पेशेंट को तुरंत कुछ ऐसी चीजें करनी होगी बीपी कम करने के लिए? देखो, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 पहुंच गया और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे वाइटल ऑर्गन्स को लेके, जैसे आपको बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, उसके साथ वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आने लग गया, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। देखने में दिक्कत आ गई आपको, या आपको सांस फूलने लगी, ब्रेथलेस हो गए, ऑक्सीजन कम हो गया, वो इमरजेंसी है। या आपका यूरिन आना कम आ गया है, ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसे में अगर किसी का कई बार हो जाता है कि बीपी अचानक से हाई हो गया, उस वक्त उस पेशेंट को या उसके आसपास मौजूद लोगों को नहीं समझ में आता है कि तुरंत हम क्या करें बीपी नॉर्मल करने के लिए, अगर हम उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कंडीशन में नहीं है, तो कुछ ऐसे घरेलू चीजें हैं जो अपना करके थोड़ी देर के लिए बीपी उनका मतलब नॉर्मल किया जा सकता है, तब तक हम जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचे? हाँ, उसमें यह है कि पहले तो एंजाइटी लेवल कम करनी है। ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो फैमिली को भी और जो पर्सन भी है उनको बोलना है रिलैक्स हो जाओ, पहले थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स हो। कितने बार आप जब स्ट्रेस लेवल कम करते हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन आता है। जितना ज्यादा पैनिक करोगे उतना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। थोड़ा पानी वगैरह भी पिलाना है, रिलैक्स करना है। अगर कोई फैमिली में किसी और को भी कोई ब्लड प्रेशर मेडिसिन चल रही थी तो वो दे सकते हो उस टाइम, क्योंकि अगर आपने नोट किया ब्लड प्रेशर 160/100 है या 180/100 है, तो रिलैक्स होने के बाद भी अगर आपका बीपी हाई आ रहा है तो आपको देना है। अगर आपके पास घर में कोई मेडिकेशंस हैं उसके बाद फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है। नींबू पानी पिला देते हैं लोग कि थोड़ा सा शांत करने के लिए, ऐसा कुछ? बेसिकली जो सॉल्ट वाटर इनटेक की बात होती है ये उनके लिए होता है। जैसे कुछ लोगों को हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, बीपी कम हो गया, आपका बीपी 90/60 आ गया या उससे भी कम आ गया, 80/60 आ गया, चक्कर आने लगा आपको, सर घूमने लगा या थकान कमजोरी आने लग गई, ये उनके लिए होता है। सॉल्ट वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है और ऐसे प्लेन सॉल्ट वाटर तो ले नहीं सकते हो,
तो उनमें नींबू बोलते हैं कि हाँ शिकंजी बना करके उनको 2-3 गिलास नींबू पानी पिलाना है, ताकि नॉर्मल हो जिससे जाए कि आपका BP। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्ट बढ़ेगा। तो सॉल्ट भी आपके ब्लड में जाता है तो थोड़ी आपकी विस्कोसिटी को बढ़ाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर आपका हाई आ जाएगा। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कॉफी लेने से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कॉफी से भी क्या होता है कि जब भी कॉफी देते हैं तो थोड़ा स्टिमुलेंट का काम करता है, आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाता है। पर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको सॉल्ट कम करना है, रिलैक्स रहना है, टी एंड कॉफी इनटेक कम करना है, प्लेन वाटर लेना है, ठीक है ना। उनको नींबू पानी मतलब सॉल्ट वाटर इनटेक नहीं लेना है। अच्छा, कहा जाता है कि जो बीपी के मरीज हैं उनके लिए जो पोटेशियम रिच फूड्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जैसे केला है या कोकोनट वाटर है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसे कौन कौन से पोटेशियम रिच फूड्स हैं जो बीपी के मरीज अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं? हाँ, पोटेशियम रिच फूड जो है ना आपके दो हो गए कि तो सोडियम कम करना है, हम पोटेशियम को बढ़ाना है। ठीक है। तो पोटेशियम रिच डाइट जो है उसके बेनिफिट क्या है कि पोटेशियम जो है कुछ तो आपके जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है ब्लड सर्कुलेशन में उसको अपने साथ सेल के अंदर ले जाता है, तो सोडियम को कम करता है। एक तो उसकी वजह से भी आपका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। पोटेशियम रिच फूड में आपके जो फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं और खास करके जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, और आपके ये आ गए केला जैसे बता रहे हो आप, या कोकोनट वाटर है, फ्रूट जूसेस हैं, इनमें पोटेशियम बहुत हाई होता है। सैलड्स हैं, खीरा है, टमाटर है, इनमें भी होता है। तो पोटेशियम रिच डाइट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल इंटेक्स बढ़ाने, जो भी हाइपरटेंसिव हैं, सॉल्ट इंटेक को कम करना है, डाइट में हमें फैट इंटेक भी कम करना है, अवॉइड करना है डीप फ्राइड फूड, नट्स एंड सीड्स जो है जिनमें भी जैसे हम फैटी एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, वॉलनट है या सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं या पंपकिन सीड्स हैं, इनको डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से एक तो आप एक्टिव रहोगे, आपकी जो ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। जैसे हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हार्ट, ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स, तो इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपका जो ब्लड की स्टिफनेस जो है वो कम होगी। दूसरा है कि आपको मेडिटेशन है या कोई भी जिससे भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस है वो करनी जरूरी है। नींद अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हो उस टाइम आपका जो है हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर दोनों डिप करते हैं, आपके बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो साउंड स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेट लॉस करोगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। आपने जैसे एक्सरसाइज की बात की, तो यहाँ पे 2-3 जैसे सवाल लोगों के रहते हैं, कुछ केस स्टडीज हैं। एक इंसान है जो कहते हैं कि अगर जब वो जिम जाते हैं और जिम से आने के बाद अपना बीपी चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई मिलता है, लेकिन जब वो सिर्फ वॉक करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो उनका बीपी नॉर्मल आता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो लोग जिम में ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनका बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। बेसिकली आप कभी भी कोई भी ब्रिस्क वॉकिंग करके आ रहे हो या एक्सरसाइज करके आ रहे हो या जिम से आ रहे हो, आते ही इमीडिएटली बीपी नापना नहीं चाहिए। ठीक है। पहले थोड़ी देर रिलैक्स करना है, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, और तभी आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। जिम में बेसिकली हम जो मना करते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज है ना, जो बहुत सारे लोग 10 kg 10-20 kg वेट लिफ्ट के जो मसल बिल्डिंग के लिए जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एओर्टिक डिसेक्शंस होना होगा कि जो आपके जो ब्लड वेसल्स के जो लाइनिंग है टीयर, वो टीयर हो जाती है और एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमें वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस जो है अवॉइड करना है। जिम में जा रहे हैं तो ट्रेडमिल पे दौड़ना नहीं है, चलना है, ट्रेडमिल पे चलना है, साइकिलिंग करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने हैं, जो डंबल एक्सरसाइजेज है वो करने हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज अवॉइड करना है, तो फिर चीजें ठीक रहती हैं। परफेक्ट है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी जरूर बताएं कि अगर वो चाहते हैं कि बीपी को कंट्रोल करके रखें, नॉर्मल रेंज में रखें, तो क्या ऐसी 3-4 चीजें जो है वो उन्हें डेली करनी चाहिए कि इससे उनका बीपी कंट्रोल में रहेगा? पहला तो है कि जैसे विंटर का मंथ स्टार्ट होता है नवंबर से,
होम मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पर। आप डेली नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम वंस अ वीक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर राइज होने लगता है तो कम से कम आपकी जो मेडिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी या मेडिकेशन एडजस्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना है, डाइट का हमें ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, नींद अच्छी होनी चाहिए, वेट कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए आपको, और अल्कोहल इंटेक भी जो है आपको कम रखना है। बिल्कुल। तो अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल में करते हो कंट्रोल। दूसरा है कि जिनको भी मेडिकेशंस चल रहा है तो उनको आपके मेडिकेशंस बंद नहीं करने चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है। डोज उनके अकॉर्डिंग लेना है और बंद नहीं करना है। डाइट में कुछ ऐसी चीजें जो शामिल करनी चाहिए और निकाल देनी चाहिए अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है तो? डाइट में सॉल्ट इंटेक की बात हुई, नॉर्मल सॉल्ट खाना है। ठीक है। एक्सेस नहीं रखना है। पोटेशियम रिच डाइट लेनी है हमें। नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करना है। ठीक है। फैट इंटेक को कट करना है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें कम करनी चाहिए। ओके। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए डाइट में। बिल्कुल। और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को एक बार जाते जाते ये जरूर बताएं कि बीपी कब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, क्या लक्षण हम ऐसे देखें कि हाँ ब्लड प्रेशर अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब तुरंत डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सडनली बहुत सीवियर हेडेक हो गई, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, या सांस फूल रही है आपकी, या यूरिन आप देख रहे हो कि कम आ रहा है, तो ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। घर में आपने मॉनिटर किया, बीपी आपका बहुत हाई आ रहा है, 180 एंड अबव आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। तो हमने इस सेशन में ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की है। आई एम श्योर आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। आपने हमें बहुत ही आसान भाषा में हर चीजों को समझाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर इस वीडियो के जरिए ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हर एक सवाल के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल भी रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।